यस डियर स्टूडेंट्स, हम आज की कक्षा शुरू करेंगे। हम श्रेष्ठ लेखक, कहानीकार, कवि अज्ञे द्वारा रचित उनकी चर्चित कहानी गैंग्रीन पढ़ रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से अज्ञे जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक महिला की भूमिका का सजीव चित्र सा प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से वो कहते हैं कि लगभग एक जैसा जीवन जीते जीते एक जैसे जीवन की उबाऊपन जो है उसके अंदर जो हम उब जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार के प्रत्येक घर की एक कहानी है कि किस तरह से एक हंसमुख सी महिला जो है और वो एक दूसरे से मतलब 2-3 सालों में उसमें कितना परिवर्तन आता है। एक जैसी लड़की है हंसमुख, वो अपने मित्र स्वरूप भाई, जो लेखक कहते हैं कि मैं उससे मिलने गया हूँ, मेरी वैसे दूर के रिश्ते में बहन है, लेकिन हमारे में जो रिश्ता है वो भाई बहन से ज्यादा दोस्ताना जाता है। और वो मतलब बहुत इक्की दुक्की सी बात करती है। एक ऐसा उनका उबाऊ सा जीवन है, उब गए हैं, नीरस सा जीवन है, जिसमें किसी भी तरह की ऐसा लगता है जैसे उसके घर के अंदर कहीं कोई काली छाया है। उसका बेटा टीटी है, वो भी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है। जब बच्चे को कहीं खुशी का माहौल नहीं मिलता तो वो फिर आपस में एक दूसरे से चिड़चिड़ा सा रहता है। और फिर जब उसको ये पता चलता है कि भाई उसके जो पति महेश्वर हैं, वो एक डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं और एक तरह का ही उनका इलाज है, तो आपस में उनकी बहस चल रही होती है कि इस तरह से मरीज जो है लगभग कभी किसी का हाथ काटना पड़ता है, पैर काटना पड़ता है। तो डॉक्टर का जीवन भी एक उबाऊपन लिए हुए है कि उसको रोज वही डिस्पेंसरी इतना सब कुछ उन्हें करना पड़ता है। तो मालती जो है आपस में बैठते हैं जब रात को, तो बात करते हैं, पता चलता है तो कहते हैं कि ये भी कैसे डॉक्टर हैं, कैसी जो है इलाज शुरू हो गया है कि थोड़ा फुंसी हो जाए या एक कील छूट जाए तो पूरा पैर ही काटना पड़े। कैसी बीमारी है कि हमें जो है इस तरह की बीमारियों का जब हमारे पास कोई जो है वो हमारे पास उस चीज का कोई इलाज नहीं है। उसे लगता है कि भी जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है जिसका किसी तरह का कोई हमारे पास इलाज नहीं है। एक उबाऊपन जैसी जिंदगी में हम जी रहे हैं। और फिर इसमें एक जगह ये भी व्यंग किया गया कि अगर पति अपने काम से थोड़ा सा लेट आता है तो पत्नी जो है उसका इंतजार करती रहती है, उसे वह सबको खिलाने के बाद ही खाती है। तो जो मेल डोमिनेटिक फैमिली है, परिवार जो समाज है हमारा, तो वो कहते कि इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे से हम एक अपनापन वाला जो व्यवहार है, एक खुशी वाला व्यवहार है, वो हम लोगों के बीच में जैसे नहीं है। बस इस तरह की बातों के साथ ही यह कहानी है। यदि हम इसमें कहें कि कोई कथा है तो कोई बहुत बड़ी सी नहीं है, बस एक दूसरे के साथ की बातचीत है और इसके माध्यम से एक मध्यम वर्गीय परिवार का सजीव सा चित्रण किया हुआ है। बस इस तरह से है। वह जा करके अब अपने नल ने कहा और खनखनाट से हमने जाना बर्तन धोए जा रहे हैं, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। अब देखिए कि बच्चा जो है थोड़ी सी दूर देर कहीं किसी से जुड़ता है तो फिर वो पुनः माँ की तरफ भागता है, क्योंकि पूरा दिन घर में उसे माँ ही दिखती है, माँ से ही चिपका रहता है। जो टीटी है तो आपस में बात कर रहे थे कि पानी का नल आने का संकेत मिला तो जो मालती है वह बर्तन धोने चली जाती है। और फिर वह अपनी पिता की गोद से, महेश्वर कहते कि उधर मत जा, और उसे गोद में उठा ले, पर मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अरे अब जो है रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत है। कहते कि यहाँ मच्छर बहुत है, पर लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए, अब की नीचे जाएंगे तो चार पहिया ले आएंगे। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो जीवन में छोटी मोटी एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है अपने साथ अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, लगभग उनका जीवन उसी में उलझा रहता है, उसी को सुलझाने में उलझा रहता है। कि जो ज्यादा साधन वो नहीं जुटा पाते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जैसे कि बाहर भीतर सोने के लिए सुविधा, जैसे पलंग जैसी छोटी सी चीज है या चारपाई, वो भी नहीं लाते। तो फिर कहते हैं कि चलो अच्छा बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ तो होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था, महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं भी मदद करूँ, तो दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों महेश्वर, टिट्टू और मैं पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उसको विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी हमने पढ़ लिया था ये, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब हम आपस में बैठते हैं, हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा अपनापन या ऐसा प्यार जैसा
बर्ताव सा नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम लड़ झगड़ रहे हैं या कुछ है, पर बातचीत का जब हमें कोई मुद्दा नहीं मिलता तो हम इधर उधर की बातें या बच्चे को बहाना बना लेते हैं, इस तरह से वो कहते हैं। तो कभी हंस पड़ते हैं, कभी उससे एक बर्तन धो चुकी रसोई छप्पर की ओर चली गई, तब महेश्वर ने कहा थोड़े आम कहाँ है, अंगीठी पर रखे हैं या कागज में लिपटे। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मालती का जो व्यवहार है बिल्कुल इस तरह से कि जैसे वो काम में उलझी रहती है, छोटा सा टुकड़ा अखबार का उसे पढ़ने लगी, कोई कोई सी है, उसे अपने लिए सुध नहीं है। मुझे एक याद है, बहुत दिनों की बात थी, अब जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूर पर आम के बगीचे में पेड़ों से चढ़कर कच्ची अंबियां तोड़ तोड़ के खाना। मुझे याद आया कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती, तब मैं खिन्न मन लौट आया करता था। अब जो लेखक है वो अपनी बचपन की बात को याद कर, जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे, और बच्चों के लिए जो बचपन की चंचलता है वह स्वाभाविक है। उन्हें बड़ों की बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। वो ज्यादा डांटते, थोड़े दिन वो काम करते, फिर उसी तरह से उनका रूटीन बन जाता है। कहते भी जब हम स्कूल में जाते थे और हाजिरी लग जाती थी, और वहां से जब हम क्लास से चोरी करके बाहर निकल भागना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी विजय थी। और आम के बगीचे के पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अंबियां तोड़ तोड़, ये सब बच्चों का सुख था। शायद आज जो बच्चे हैं उनके पास ऐसा सुकून न हो, लेकिन पहले लगभग सभी बच्चे पेड़ों पर चढ़ते थे, कच्चे आम है, कभी जामुन है, नींबू है, जो भी तोड़ तोड़ कर खाया करते थे। तो लेखक कहता है कि कभी जब मैं भागा था और मालती नहीं आती तो वो खिन मन से लौट आता। मालती साथ नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। पहले माता पिता बच्चों को हर बात बात के लिए पूछते बहुत ज्यादा, पिटाई बहुत होती थी, उनको बड़ी सख्ती से पाला जाता, इससे बच्चे थोड़े सख्त पैदा हो, मजबूत होती थी उनके अंदर भी हर चीज को। वो जब बड़े होते थे, जब फील्ड में आएंगे तो वो मजबूती। आजकल के बच्चे को अगर कोई डांट भी दे थोड़ा सा तो वो उदास हो जाते हैं, वो इस चीज को सहन नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नीचे ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क नहीं पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर दी? कर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी गई। पिता ने फिर कहा तो उद्वत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। इसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह है क्या, मतलब कितना परिवर्तन आ गया उसका शादी के अंदर, एक लड़की के अंदर, कि भाई सिर्फ गृहस्थी की जिम्मेदारियों के अंदर ही वह उलझ करके रह गई। ये सारी चंचलता है, जो उसका मस्त नेचर है, जो उछलन स्वभाव है, सब बदल गया। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई को चली तब टिट्टी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की और हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामान रखने लगी। कि भाई बच्चा माँ के साथ ही चिपका, उसे रखने वाला कोई नहीं। महिला की भी है मजबूरी है कि वह घर का काम भी करेगी और बच्चे को जो, इससे बच्चा भी परेशान होता है, माँ भी परेशान होती है। यह एक स्वाभाविक चित्र सा लेखक ने खींचा है, स्वजीव चित्रण उसने किया है कि मध्यम वर्गीय परिवार में ज्यादातर महिलाओं की स्थिति ऐसी ही होती है, और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति करने की प्रतीक्षा करने लगे। कि वो कहते कि वो तो वहां अपने छोटे मोटे काम कर रही थी। लेखक कहते कि मैं और उसके पति महेश्वर जो है चुपचाप बैठ करके रात्रि, मतलब रात हो जाएगी, सोएंगे, भोजन है, कुछ और कहना है, इस तरह से चुपचाप न्यूनता करते कि जो कमी है, हम कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पूर्ति की प्रतीक्षा करने की कि कैसे यह समय बीत जाए। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, पर तुरंत ही लेट गया। तभी महेश्वर ने पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। अब लेखक कहता है कि रात का भोजन हमने कर लिया, सब बिस्तर पर लेट गए। बच्चा छोटा है, गीला नहीं कर दे, इसलिए माँ जो है मोम जामा, मतलब उसने शब्द भी देखिए कितना अच्छा, जैसे कि हाँ आप कह सकते हैं कि लोक भाषा में जो हमेशा यूज किया, मोम जामा बिछाकर उसको लिटा गई थी, बीच में उठता था। वह बोले थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए हैं, किंतु
उनके स्वर में मानो जोड़ दिया। थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बुलाया। वे ऊँघ रहे थे। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में ही लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही। इधर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश अनभ्र था, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा आकाश था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और चिंता से झलक रही थी, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान में चक्कर काट रहे थे, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, हाँ, पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रही हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। अब ये देखिए लेखक है, जो लेखक है वह प्रकृति के हर नजारे का आनंद लेता है। उसको उसके बारे में जो चित्रण करना है, वर्णन करना है, अलग तरीके से करता है। लेखक ये कहता है कि जैसे मालती खाना खा रही है, वह मालती को थोड़ी देर देखा, उसने देखा कि वह विचारों में खोई है, गहरे में ना चाहिए लेकिन थोड़े से विचारों में खोई हुई है। तो लेखक कहते हैं कि मैं वहां बैठ कर खिसक खिसक कर आराम से होकर, मतलब कि जहाँ मेरा पलंग बिछाया गया था वहां पर जैसे हम सोते हैं फिर थोड़ा आराम की मुद्रा में आ जाते हैं, थोड़ी करवट लेते हैं, इधर उधर हिलते हैं, उस तरह से आ गया और आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा का आकाश था, बिल्कुल साफ सुथरा अनभ्र, मतलब आकाश बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा था। तो कहते हैं कि जो शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत है, छत स्लेट की बनती है, एक अलग सा पत्थर होता है, चांदनी में चमक रही है, ऐसे लगता है शीतलता स्निग्धता से छलक रही है। चंद्रिका उन पर से बहती हुई, जो चांदनी है उसके ऊपर से बहती हुई सुंदर लग रही है, जैसे लग रहा है चांदनी बह रही है। पहाड़ की रात्रि में कैसा दृश्य होता है उसके बारे में लेखक कह रहे हैं कि कहीं लगता है चीड़ के वृक्ष है जो सूख गए थे, अब धीरे धीरे गा रहे हैं, कोई राग गाया जा रहा है। करुणा नहीं है उसमें, अशांति में है। शांति भी नहीं लग रही, अशांति में है। उद्वेग में नहीं है, उद्वेग नहीं है, अशांति सी है, मतलब वहां पर शोर सा है उसका। प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रही हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। कहने का अर्थ है कि चांदनी रात है, जो पहाड़ में खुशकी है, और वहाँ जो लेखक कहता है उसके घर में जो मुझे ऐसे लगता था उदासी की काली छाया है, वह थोड़ी सी अब अलग दिखाई दे रही है। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, इनसे सब जो है वातावरण में खोए जा रहे हैं। पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं जो है आकाश की ओर बढ़ा रखी है। और यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे। मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। अब वो लेखक कहते हैं कि मैं उसकी तरफ देख रहा था कि वो जैसे बात करेगी या कुछ थोड़ा उसको समय मिलेगा, लेकिन वो जो है महेश्वर घूमने लगे। और लेखक ये क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति का सुंदर नजारा था उसका वो देखा भी मैंने, उसको महसूस भी मैंने किया। अर्थात हम अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने जीवन में, अपने दुखों में, अपनी समस्याओं में कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं कि जो आसपास की कुदरत है, जो स्वाभाविक नजारे हैं, जो सुंदरता है, सौंदर्य है, जो खुशियां हैं, हम शायद उनकी तरफ देख ही नहीं पाते। उससे पहले ही हम थक कर ऊँघ कर सो जाते हैं। हम इतने व्यस्त हैं कि अगर छोटी मोटी खुशी हमारे इर्द गिर्द होती है तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। लेखक कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि मालती जो है दही जमाने का बर्तन साफ कर रही है, मतलब वो भी काम में लगी। लेकिन उसकी तरफ देखा तो वो कहती है कि भी बस अभी छुट्टी होने वाली, मतलब आज का काम खत्म होने वाला है। और फिर जैसे ही लेखक कहता है कि 11 बजने वाले हैं तो धीरे से सिर हिलाकर कहते भी हाँ रोज इतने बज ही जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से वहां जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। उसका जीवन जो था एक मशीन है, एक ट्रेन है जो कहीं रुकती नहीं है, निरंतर गति से चलने वाली गाड़ी की तरह चलता जाता है कि एक चांदनी देखने के लिए, एक प्रकृति का सुंदर नजारा देखने के लिए, जीवन में कोई खुशी अनुभव करने के लिए उसका मन तन कहीं भी किसी रूप में तैयार नहीं हो रहा था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिट्टी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैववोचित
वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में हो गया, एक ही क्रिया की गति में हो गया। अब देखिए, भी छोटा बच्चा है, यह भी एक हर घर की एक आम सजीव सी बात है कि बच्चे छोटे हैं, माँ काम में लगी है, नींद में सोया है, थोड़ा पलटी मारेगा, नीचे गिर जाता है तो कहते जोर जोर से रोने लगा। भी वो लेखक कहते कि मैं ये देखना चाह रहा था कि चांदनी रात में सोया हुआ बच्चा कैसे लगता है, शिशु कैसा लगता है। लेकिन जैसे ही वो पता नहीं क्या हुआ, एक विपरीत वामता करता कि उल्टा उठा और उठ के वो नीचे गिर गया और बहुत चोट लग गई होगी। लेखक कहते हैं मैंने ऐसी बात कही, यह सब मानो एक ही क्षण में बहुत जल्दी एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहते, रोज ही गिर पड़ता है। मतलब उसके जीवन में जो काम है वो रूटीन में, वो बच्चे के लिए भी कहती इसके चोट तो ऐसी ही लगती रहती, मतलब यह रोज ही गिरता है, रूटीन है, इसमें कोई परिवर्तन आज कुछ नया नहीं है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन ने भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युक्ति माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है। लेखक कहता है कि मेरे मन में सिर्फ उसके बाद जो एक बात आई तो वो यही आई कि भी हे जो तुम युक्ति हो, तुम्हारे अंदर कोई जोश और वैसी बात क्यों नहीं है, आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है। लेखक कहता है यह बात मैंने सोची, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह रही हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, कि अभी तुम युवा हो, तुम्हारा सारा जीवन आगे है, अपने बच्चे को तुम ऐसे भी रोज ही गिरता रहता है, चोट लग जाती है, माँ के हृदय को कुछ क्यों नहीं होता, तुम ऐसी क्यों हो गई हो। और तब एकाएक मैंने जाना कि भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गए, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख लिया, इतनी देर में पूर्व शांति हो गई। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे, टिट्टी मालती के लेटे हुए सिर से चिपट कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एकाध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग गया है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। लेखक कहता है कि जब मैंने पूरे आपको कहानी का सार इसके माध्यम से पता चल रहा है कि भावना मिथ्या नहीं है, ये भी झूठ नहीं है, सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उसके जीवन की एक इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है और उसका अंग बन चुकी है, शरीर का हिस्सा बन चुकी है, कि भी जैसे न कोई उसमें आप कह सकते खुशी है, न कोई गमी है, जीवन जैसे जड़ जैसा हो गया, कोई भावना ही नहीं है, न वो हंसती है, बस सिर्फ सारा दिन काम करना है, बच्चे की परवरिश करनी है, ऐसे ही महेश्वर है, काम करना है, बस जीवन सिर्फ इतना ही है कि उठे, काम किया, खाया और सो गए। तो कहते हैं इसके अलावा उनके जीवन में कोई रौनक नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई एक दूसरे को पहचानता ही नहीं। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे, टिट्टी मालती के शरीर से, मतलब उसके बाद कहते कि थोड़ी देर ऐसा होता है, कुछ हलचल होती है तो भी कुछ खास नहीं, उसी तरह से शांति हो जाती है। सिसकी जो है, क्योंकि वो गिरता है, चोट लगती है, जैसे कि एक परिवार इस तरह का हो गया कि बच्चा जैसे जन्मा है तो उसको शरीर में भी कोई तकलीफ है, फिर वह गिरता है, पड़ता है, रुके पलना जिसको आम भाषा में कहते हैं, कि वह इस तरह से पल के बड़ा हो रहा है, फिर उसकी जीवन भी इस तरह से बड़ा होगा और इसी ट्रैक पर चल पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब वो आकाश को देख रही थी तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि क्या वो चांद को, चांदनी को या तारों को देख रही है, क्वेश्चन मार्क था। पर लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ उसको नहीं देख रही, वो अपने आने वाले कल के काम के बारे में सोच रही होगी, उसके जीवन में इस तरह की कोई खुशी नहीं है। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक कपोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आप ये देखिए कि बेटा उसने एक ही लाइन में लिख दिया है कि जैसे घंटे बजते हैं तो उसको लगता है कि इतना बज गया, इतना, मतलब जैसे कि जिंदगी को जैसे धक्का लगाना है, वो इस तरह से जी रही है मालती। कहते कि जैसे 11 बजे पहला घंटा बजा उसकी खड़कन के साथ,
मालती की छाती जो है मतलब एक लंबा सांस जैसे उसने लिया, ठीक है ना, लेटी हुई है। लेखक तो कहते हैं ना कि दिन में तो उसको देख के वो लंबा सांस ले रही है, उदास है, कुछ देख रहा है, अब सिर्फ महसूस करे कि लंबा सांस, जब हम लंबा सांस लेंगे तो छाती फूलेगी, उसको फफोले की तरह उठा। जैसे ही घंटे की धड़कन बंद हुई, बैठने लगी, तो कंपन के साथ ही मुंह हो जाने वाली आवाज में चुपचाप उसने कहा कि 11 बज गए, चलो आज इतना समय तो हो गया। जैसे कि वो समय के साथ साथ उस जीवन को जिए जाने के लिए मजबूर है। पूरी कहानी का जो मुख्य चरित्र पात्र है वो है मालती। पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द ही मतलब गुजरती है, और जो लेखक है वो उसका साक्षी है। और पूरी कहानी के माध्यम से एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक महिला के संघर्ष की कथा को प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही सजीव रूप में। कि बती आया है, नौकरी करके आ गया, उसका अपना एक रूटीन है, बच्चे के साथ घर के काम में उसको कभी वहां से कोई छुट्टी नहीं मिलती है, उसके काम को वो कहीं आराम नहीं कर सकती है, बस अपने जीवन के संघर्षों में उलझी हुई एक हंसमुख सी महिला, और एक लड़की जो 2 साल पहले कैसा स्वभाव रखती, किस तरह उसमें परिवर्तन आ जाता है, इसका सजीव चित्र इस कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक बस बार बार इसमें आपने देखा होगा पूरी कहानी में मालती के ही संघर्ष को बता रहा है कि किस तरह से मालती संघर्ष कर रही है, और वो एक प्रतीक है मध्यम वर्गीय परिवार की महिला का।